हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो रैपिड रिवीजन बाय डीएमपीएस में आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की मोस्ट अवेटेड टॉपिक ग्रुप नंबर 13 की बात करेंगे। ठीक है, और पी ब्लॉक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमें बहुत इंपॉर्टेंट वाली इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ठीक है, जिससे आपका चैप्टर भी आसान हो जाएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, जो मेन टॉपिक हैं, उन पे फोकस रखिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा नीट में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम मेन पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए, ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। इसके सारे मेंबर कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सो ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं यहाँ पर पता ही होगा आपको। बैंगन, आलू, गाजर, एंथेला। दिस इज शॉर्ट ट्रिक, राइट। ये सेकंड पीरियड का मेंबर, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, और ये सिक्स पीरियड, और सेवंथ पीरियड में आ जाएगा 113, राइट। सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, मेनली इनकी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। सो यहाँ पर बात करें तो बोरॉन एक नॉन मेटल है। बोरॉन यहाँ पर नॉन मेटल है, बाकी सभी मेटालिक नेचर शो करते हैं। ऑल आर मेटल्स। बोरॉन को छोड़ दिया जाए तो बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी सभी क्या हैं, मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। गैलियम की बात करें तो गैलियम जो है, इट इज अ मेटल which exist in liquid state, which exist in liquid state in summers। ठीक है, हम लोग पता करते हैं कि ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, तो उसका आंसर होता है मरकरी, है ना। लेकिन रूम समर्स में, गर्मियों में जो लिक्विड स्टेट में रहती है, ऐसी मेटल कौन सी होती है, तो वो है गैलियम। बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और समर्स में, गर्मियों में आपको पता है हमारे के आसपास का टेम्परेचर कितना चला जाता है, 40-45 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। इसलिए गैलियम जो है, ये मेल्टिंग पॉइंट 33 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए समर्स में ये कैसे एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, सारे मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। एटॉमिक नंबर की बात करें, बोरॉन का 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, 49, राइट, 81 एंड देन 113। तो ये एटॉमिक नंबर है। बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी सारे क्या है, मेटल्स हैं, इसका पता होना चाहिए। गैलियम जो है समर्स में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, राइट। जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इस कॉन्फ़िगरेशन की जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है आपको NH2NP1। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP1। तो यहाँ पर दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप देख सकते हैं। इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, अगर सिर्फ P में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर S और P दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसके बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करें, डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट, आप उसे भी जरूर देखिएगा। उसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि अगर हम कहें बोरॉन +3 इज मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम +3, देन गैलियम +3, इंडियम +3, और सबसे कम होगा थेलियम +3, है ना। और थेलियम तो बेसिकली किस में रहना पसंद करता है, +1 में रहना पसंद करता है ना। इधर जाने पर +3 की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो ये था इसका जनरल डिस्कशन। +1 की स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती जाती है। तो ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली, कौन कौन से मेंबर हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। गैलियम जो है वो समर्स में लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल्स हैं।
जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1, तो अगर सिर्फ P में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। अगर S और P दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं तो +3 मिलता है हमें, और +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको जरूर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे अबाउट इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स और हाइब्रिडाइजेशन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जनरल ट्रेंड्स। अब इसके कुछ खास ट्रेंड्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके साइज ऑर्डर की, राइट। अगर मैं बात करूं साइज ऑर्डर, तो साइज ऑर्डर वैसे तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है, लेकिन आप सबको पता है, हमने क्लास में बताया है, ग्रुप नंबर 13 में इसका एक्सेप्शन होता है। आलू गाजर वाला केस मैंने आपसे डिस्कस किया था, आलू गाजर में दिक्कत है। डाउन द ग्रुप वैसे तो साइज क्या हो जाता है, बढ़ना चाहिए था। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, वैसे तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ नया चीज देखने को मिलती है। एल्यूमिनियम का जो साइज होता है वो गैलियम से ज्यादा हो जाता है, इंडियम और थेलियम में उतना डिफरेंस नहीं होता है, बट ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है और इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साइज ऑर्डर इन ग्रुप नंबर 13, तो गैलियम का साइज जो है वो एल्यूमिनियम से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा हो जाता है। अगर मैं आपको रेफरेंस के लिए रेडियस की वैल्यू लिख के दूं तो ये 135 पिकोमीटर होता है और इसका साइज 142 पिकोमीटर होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है जहां से क्वेश्चन नीट में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इधर जाने पर साइज बढ़ता है। तो वैसे तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से ज्यादा हो जाता है। और इसका कारण क्या है, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, रीजन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, 3D इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट। गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31, ऑर्गन 18, 4s2, 3d10 एंड 4p1। इसको मैं प्रॉपर अरेंज करके लिख दूं तो हम लिख सकते हैं ऑर्गन 18, देन 3d10, 4s2 एंड 4p1। सो आप लोग जानते हैं 3D थोड़ा इनर ऑर्बिटल होता है, 4s और 4p आउटर ऑर्बिटल होते हैं। होना क्या चाहिए था बेसिकली, ये जो 3D के इलेक्ट्रॉन है इन्होंने इस 4s और 4p के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना चाहिए था, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन आपको पता है, हम कई एग्जांपल देख चुके हैं, D और F ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों को रिपेल नहीं कर पाते हैं और इसलिए न्यूक्लियस के साथ इनका अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इसलिए ये साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ ही रहे थे, राइट। इसलिए गैलियम से ज्यादा साइज किसका हो जाता है, गैलियम का साइज कम हो जाता है क्योंकि उसके पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है, इसलिए गैलियम का न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींच लेता है, इसलिए गैलियम का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, नीट में आने जैसा क्वेश्चन है, एक बार तो आ भी चुका है ये क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे भी क्वेश्चन आया है और दूसरा क्वेश्चन फिर साइज से भी आया है, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम होता है, एक्सेप्शन है ये एक, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर अभी तक क्वेश्चन नीट में आया नहीं है, बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। वैसे तो डाउन द ग्रुप नॉर्मली क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सी चीजें देखने को मिलती है। बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए था बट उसका साइज ज़्यादा है, इसलिए गैलियम की ज़्यादा हो जाती है। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि यहाँ सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसकी हो जाती है, इंडियम की हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि यहाँ थेलियम का साइज इंडियम के बराबर है पर यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा बढ़ जाता है, उस कारण से इंडियम की
आयोनाइजेशन एनर्जी इस ग्रुप में सबसे कम हो जाती है। नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो थेलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इंडियम और थेलियम का साइज तो बराबर है, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है उन साइज में। जब साइज में डिफरेंस नहीं है पर थेलियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ज्यादा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और इसलिए वो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा टाइटली बाउंड करके रखेगा उसका न्यूक्लियस। इसलिए यहाँ पर मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, इंडियम की हो जाएगी। और गैलियम और एल्यूमिनियम में ये जो एक्सेप्शन है ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अगर साइज की बात करें तो साइज किसका ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये भी पोटेंशियल क्वेश्चन नीट के लिए हो सकता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें, तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। यहाँ पर आपको ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि यहाँ जो हम कॉमनली ट्रेंड पढ़ते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं होती है, तो ये इसको ध्यान रखिएगा कि ये नॉर्मल ट्रेंड नहीं है यहाँ पर। तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एल्यूमिनियम के साथ, उसके बाद हल्का हल्का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं होती है, और यहाँ पर ये वाला ट्रेंड देखने को मिलता है कि बोरॉन से एल्यूमिनियम जाते समय थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, उसके बाद बढ़ने लग जाती है। तो ये 3 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है एग्जाम में आने की इस क्वेश्चन की, उसके बाद इस क्वेश्चन की। ये तो अगर आप सिर्फ इतना भी ध्यान रख लेंगे कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्मूथली डिक्रीज नहीं होती तो भी काम चल जाएगा, राइट। तो ये जनरल ट्रेंड है, पहली स्लाइड में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, सारे एलिमेंट के नाम देखे थे हम लोगों ने, जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखी थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये ट्रेंड, साइज ऑर्डर, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता होना चाहिए आपको, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो साइज ऑर्डर समझ में आया होगा आपको, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। देखो साइज के लिए 2 ही चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है यार, या तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में इतना अट्रैक्शन है कि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है, और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट, अंदर के ऑर्बिटल बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को, अंदर के ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को क्या करना चाहिए थे, रिपेल करना चाहिए थे, जिससे साइज बढ़ता है। पर डी और एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनका शील्डिंग इफेक्ट कमजोर होता है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को उतना रिपेल कर नहीं पाते, इसलिए साइज में उतना इंक्रीमेंट नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए था। तो जब भी कभी आपको रीजन लगाना हो साइज का, तो आप इन 2 बातों का ध्यान रखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। चलिए, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करने वाले हैं कुछ चीजों को, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में चूंकि जनरली ये एलिमेंट +3 स्टेट में होते हैं, राइट, तो ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, और नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो नाइट्राइड बनाते हैं। तो इसमें बेसिकली इतनी बात ध्यान रखिएगा, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, और जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्राइड बनाएंगे। जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो आप देख सकते हैं, चूंकि अगर ये +3 स्टेट में है तो ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, E2O3। तो ये E2O3 टाइप के ऑक्साइड बना सकते हैं, जैसे कि B2O3 हो सकता है, Al2O3 हो सकता है, ठीक है, Ga2O3 हो सकता है, In2O3 हो सकता है, ठीक है, Helium2O3 हो सकता है। इस टाइप के ऑक्साइड बना सकते हैं। नाइट्राइड की बात करें तो नाइट्राइड किस टाइप के हो सकते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, डिवाइड कर देंगे इसको 3 से, तो En टाइप की क्या बना सकते हैं, नाइट्राइड बना सकते हैं। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखना है आपको, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो नाइट्राइड बनाएंगे, एयर में दोनों ही तो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना चाहिए, तो सबसे पहला तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये याद रखिएगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आप कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है
यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है ये क्या करता है, थीन लेयर बना लेता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या करता है, थीन लेयर बना लेता है ऑक्साइड की, जिसके कारण वो फर्दर ऑक्सीजन के रिएक्शन से बच जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के सरफेस पर क्या हो जाता है, सपोज ये एल्यूमिनियम है ना, और यहाँ पर क्या होता है, एयर के साथ रिएक्शन केवल सरफेस पर होती है, तो सरफेस पर ही क्या बन जाता है, ऑक्साइड। तो ये फर्दर जो है अंदर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा इसमें। तो यहाँ पर 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, क्या जनरल फॉर्मूला होगा E2O3। अगर ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्राइड बनाएंगे, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, En। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसकी सरफेस पर क्या बन जाती है, ऑक्साइड लेयर, और वो फर्दर अटैक से बच जाता है, राइट। अब इसके जो ऑक्साइड है उनकी बेसिसिटी की बात करें तो बड़ा सिंपल सा है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटालिक नेचर बढ़ता है, इसलिए ऑक्साइड की बेसिसिटी क्या हो जाती है, बढ़ती है। डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब मेटल्स बढ़ते हैं तो बेसिसिटी ऑब्वियसली क्या हो जाती है, बढ़ती है। मेटल्स के जो कंपाउंड होते हैं जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल कंपाउंड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। बोरॉन एक नॉन मेटल है, इसलिए बोरॉन का जो ऑक्साइड होता है वो कैसे होता है, एसिडिक नेचर का होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं। इंडियम और थेलियम के जो ऑक्साइड हैं वो किस तरह के होते हैं, वो बेसिक नेचर शो करते हैं। तो 2-3 बातें इसमें ध्यान रखिएगा। एयर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे और नाइट्रोजन बनाएंगे, नाइट्राइट बनाएंगे। ऑक्साइड का फॉर्मूला E2O3, नाइट्राइट का फॉर्मूला En, राइट। जब एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा एयर के साथ तो ये सरफेस पर क्या बना लेगा, एक थिन लेयर बना लेगा जो इसको फर्दर अटैक से क्या करेगा, बचाएगा। और बेसिसिटी ऑफ दीज ऑक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ रहा है ना, और इसलिए मेटल के कंपाउंड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। इस तरह से आप लिंक बना लीजिए, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और मेटल के कंपाउंड बेसिक होते हैं, इसलिए डाउन द ग्रुप बेसिसिटी बढ़ती है। बोरॉन एक नॉन मेटल है, इसलिए बोरॉन का जो ऑक्साइड है वो कैसे होगा, एसिडिक होगा। एल्यूमिनियम और गैलियम जो है इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। इंडियम और थेलियम के ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखिए। यहाँ एक और खास बात है जो मैं बताना चाहता हूं, जो नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो बोरॉन नाइट्राइड होता है, बोरॉन नाइट्राइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बोरॉन नाइट्राइड जो है इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो एक्चुअल ग्रेफाइट है वैसा होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर जो है, उसके कारण बोरॉन नाइट्राइड को क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोरॉन नाइट्राइड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। यहाँ पर आप उसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो उसमें भी अगर आपने देखा हो तो कार्बन जो है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है, तो वैसे ही बोरॉन नाइट्राइड में भी इसका स्ट्रक्चर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। बोरॉन नाइट्राइड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसे पता होना चाहिए आपको। बोरॉन नाइट्राइड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल ग्रेफाइट के जैसा होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इसलिए यहां पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट, जब हम बात करेंगे एसिड और अल्कली के साथ रिएक्शन से, तो यहाँ 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हैं। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड अल्कलीस। बोरॉन जो है इनर्ट होता है, वो ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है एसिड और अल्कली से। एल्यूमिनियम जो है वो एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी रिएक्शन करता है, और इसको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक नेचर, क्योंकि जो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स होते हैं, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं, वो एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो आप देखिए एल्यूमिनियम HCl के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। यहाँ पर एल्यूमिनियम एसिड्स के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है। तो इस स्लाइड में केवल आपको इतनी बात ध्यान रखना चाहिए, बोरॉन ना तो एसिड से रिएक्शन करता है ना बेस से रिएक्शन करता है, जबकि एल्यूमिनियम एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। राइट, पूरी इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, बोरॉन के हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे। बोरॉन या जितने भी हैलाइड्स हैं, तो हैलाइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इनके ऊपर +3, हैलाइड जो है -1, तो EX3 ट्राई हैलाइड की बात होती है।
तो आप लोग पढ़ते ही होंगे BCl3, AlCl3, ठीक है। ट्राई हैलाइड के बारे में बात करते हैं हम लोग, गैलियम, ठीक है। So the trichlorides, bromides, iodide of all these elements being covalent in nature are hydrolyzed in water, ठीक है। ये सब जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनका क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस अपने आप में एक रिएक्शन है, ठीक है। जैसे BCl3 है, BCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या करना है, क्लोरीन को हटाकर सारे क्या लगा दीजिए, OH लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, BOH3, जिसको हम करेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं H3BO3, यानी कि बोरिक एसिड, राइट। तो कुछ इस तरह से इसका क्या हो जाता है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस कोवेलेंट कंपाउंड का होता है, ठीक। तो इनके जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं उनका क्या हो जाता है, कोवेलेंट होते हैं, इसलिए उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, राइट। ये हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है EX3 टाइप का। Species like tetrahedral MHO4 and octahedral HO6 except in boron exist in aqueous medium, ठीक है। अब चूंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो इसमें अगर और फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दोगे आप इसको, तो आप इसको BOH4 माइनस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। BOH4 के फॉर्म में भी क्या कर पाएंगे, हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन दूसरे जो एलिमेंट हैं लाइक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को आप एल्यूमिनियम H2O6 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। बोरॉन +4 में क्यों, बोरॉन जो है उसका जो कोवेलेंसी है वो 4 से ऊपर हो नहीं सकता, क्योंकि बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। तो अगर आप इससे बना के देखें 2s2 2p1 को, सो 2s2 2p1, अगर आप इलेक्ट्रॉन एक्साइड भी करा दें तो बोरॉन के पास मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हैं, क्योंकि d ऑर्बिटल तो होते नहीं है, इसलिए बोरॉन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। इसलिए बोरॉन इस +6 वाली जो स्पीसीज है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, अपनी वैलेंसी को बढ़ा नहीं पाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बात कि जब ये हैलाइड्स जो हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, जब ये हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो जनरली क्या बनाते हैं, ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं। ट्राई हैलाइड का हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है। जब ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो MOH4 माइनस वाली स्पीसीज एग्जिस्ट करती है, और MH2O6 और +3 वाली स्पीसीज क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये स्पीसीज बोरॉन के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। इसके पास मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, राइट। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, है ना, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। आप देख सकते हैं BCl3 में बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। AlCl3 है, इसमें एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, और ये कैसे बिहेव करते हैं, एज अ लुईस एसिड। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इनका, क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, और ये बिहेव करते हैं एज अ लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब चूंकि ये लुईस एसिड है, इन्हें अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये लुईस बेस जैसे अमोनिया के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। तो BCl3 जो है वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अमोनिया से क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो लुईस बेस कहलाते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था हलाइड में, कि हलाइड जो होते हैं मेनली वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। BCl3 बात कर लें आप, है ना, AlCl3 बात कर लें, ये सब क्या होते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और ये किसी और दूसरी स्पीसीज से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लुईस एसिड। और जो लोन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लुईस बेस। फिर वही पॉइंट आ गया, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4, क्योंकि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट हैं d ऑर्बिटल्स उनके पास खाली होती है, इसलिए वो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी वैलेंसी को 4 से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन जो हम पढ़ते थे, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता बट PCl5 एग्जिस्ट करता है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। जब हम 3s2 3p1 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसका मतलब ये अंडरस्टूड होता है कि 3d अभी भी क्या है, खाली ऑर्बिटल होती है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट है तो उनमें 3d तो होगा ही, राइट। सेकंड पीरियड में 2 ऑर्बिट्स होती हैं, उसमें d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, इसलिए बोरॉन के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, इसलिए बोरॉन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। बाकी एल्यूमिनियम और ये है
दूसरे एलिमेंट्स जो हैं ये अपनी वैलेंसी को 4 से ऊपर ले जा सकते हैं, राइट। उसके बाद जैसे BCl3 में मैंने बताया, BCl3 क्या करता है, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर भी एक्सेप्ट कर रहा है और इस तरीके से अपना ऑक्टेट क्या करता है, पूरा करता है। उसी तरीके से जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये क्या बनाता है, डाइमर बनाता है और डाइमर के थ्रू ये अपना ऑक्टेट क्या करता है, पूरा करता है। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये अपने आप में क्या बनाता है, डाइमर बनाता है और Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखिए आप एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 1 2 और 3। और यहाँ पर हम बनाते हैं एल्यूमिनियम, फिर से एल्यूमिनियम को हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो जब ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक क्लोरीन तो ये हो गया, एक क्लोरीन तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक क्लोरीन ये हो गया, इसकी बात करें तो एक क्लोरीन ये हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया और एक क्लोरीन ये हो गया। अब आपको पता होना चाहिए सारे क्लोरीन्स के पास 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। क्लोरीन के पास कितने, 3 लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। तो ये जो क्लोरीन है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या करता है, इसको लोन पेयर अवेलेबल करा देता है और ये क्लोरीन जो है ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या करा देता है, लोन पेयर अवेलेबल करा देता है। तो कुछ इस तरीके से किसका स्ट्रक्चर बनता है, Al2Cl6 का स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको मिल गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से लिए और इस प्रकार इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आपने लिए हैं और इस प्रकार इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये क्लोराइड ब्रिज के थ्रू, यहाँ पर हमने वही डिस्कशन किया है। मोस्ट ऑफ द अदर मेटल हैलाइड्स एग्जांपल AlCl3 आर डाइमराइज्ड थ्रू हैलोजन ब्रिजिंग Al2Cl6, ठीक है। The metal species completes its octet by accepting electron from halogen in these halogen bridged molecule. So basically ये molecule क्या कहलाते हैं, halogen bridged molecule। ये molecule क्या कहलाएंगे, halogen bridged molecule, right? तो इसका स्ट्रक्चर आपने देखा कुछ इस तरह से बनता है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा एक क्लोरीन के द्वारा, ये एल्यूमिनियम, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन और इस तरह से ऑक्टेट पूरा होता है। अब यहाँ पर देखिए एक स्पेशल नाम दिया जाता है इस बॉन्ड का, इस बॉन्ड का थोड़ा एक स्पेशल नाम दिया जाता है। देखो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 और ये लोन पेयर, ठीक है। सो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एल्यूमिनियम है, एक क्लोरीन है और एक एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पर तो एक पूरा कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर टोटल स्पीसीज कितनी है, 3 स्पीसीज हैं, एल्यूमिनियम, क्लोरीन और क्लोरीन। तो इस बॉन्ड को स्पेशली कहा जाता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहां पर भी वही कहानी है, यहां पर भी इसे क्या कहा जाएगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना, बनाना बॉन्ड नहीं है, ये है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और क्यों कहा गया 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वो मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ बॉन्ड बनाने में कितनी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 3 सेंटर हैं, यानी कि एल्यूमिनियम, क्लोरीन और एल्यूमिनियम, राइट। तो ये क्लोरीन ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड डाइमर बना के अपना ऑक्टेट क्या करता है, कंप्लीट करता है। यहाँ पर उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो ये था Al2Cl6 का स्ट्रक्चर। एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, सबसे पहले हमने क्या देखा जब हमने पी ब्लॉक स्टार्ट किया, जनरल इंट्रोडक्शन देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखा, +1 +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, बोरॉन नॉन मेटल्स हैं, डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है,
और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट हमने देखा साइज ऑर्डर, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, जहां जहां डिफरेंस थे। एल्यूमिनियम और बोरॉन जो है ये एयर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड और नाइट्राइट बनाते हैं। बोरॉन नाइट्राइट को हम लोगों ने कहा था इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बिकॉज ऑफ शीट लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि बोरॉन एसिड और अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता, जबकि एल्यूमिनियम जो है वो एसिड और अल्कली दोनों से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और अपना एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। जब इसके हैलाइड्स की बात करें तो ये ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, जनरल फॉर्मूला EX3 होता है। इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होता है, यानी पानी के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। जब पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो स्पीसीज MOH4- और MH2O6+3 एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये +6 वाली ये जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली स्पीसीज है ये बोरॉन के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी आप 4 से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि बोरॉन के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अच्छा, जो भी ट्राई हैलाइड्स होते हैं इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता और ये किसी दूसरी स्पीसीज से लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड लुईस एसिड्स। ठीक है, तो BCl3 अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसका हेल्प लेता है? अमोनिया का हेल्प लेता है। इसके अलावा Al2Cl6 AlCl3 अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जब डाइमर बनाता है क्लोरीन ब्रिज बनते हैं, और ये क्लोरीन बीज वाले जो स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम कहते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो Al2Cl6 में 2 आपको ऐसे बॉन्ड मिलेंगे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, लेकिन याद रखिएगा ये बनाना बॉन्ड नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है ना। जनरली हम डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में ऐसे डायग्राम बनाते हैं और वहां पर उन्हें बनाना बॉन्ड बोलते हैं, राइट। लेकिन वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बनाना बॉन्ड बोला जाता है, ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं लुईस एसिड नेचर के बारे में, ठीक है, जहां से नीट में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें 2 पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पहला पॉइंट तो ये है कि जैसे हमने कहा था कि भाई BCl3 AlCl3 इनके सबके ऑक्टेट पूरे नहीं होते हैं, तो ये कैसे बिहेव करते हैं एज अ लुईस एसिड। तो इनका जो लुईस एसिड कैरेक्टर होता है ना, लुईस एसिड कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लुईस एसिड कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है? कम हो जाता है। व्हाई सो? क्योंकि देखिए लुईस एसिड कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन डाउन द ग्रुप क्या होता है? मेटालिक नेचर बढ़ता है। इसका कारण क्या होता है? बिकॉज ऑफ मेटालिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ रहा है, और जब मेटालिक नेचर बढ़ता है तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जाने जाते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए जाने नहीं जाते हैं। इसलिए डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ने के साथ साथ लुईस एसिड कैरेक्टर कम होता है, क्योंकि लुईस एसिड का मतलब होता है लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ना। पर डाउन द ग्रुप क्या होते हैं? मेटालिक नेचर बढ़ने के साथ साथ मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसलिए डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ता है, और इसलिए लुईस एसिड कैरेक्टर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसे ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और फेमस होता है लुईस एसिड कैरेक्टर। लुईस एसिड कैरेक्टर ये बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है। लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरॉन हैलाइड्स। बोरॉन हैलाइड्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो लुईस एसिड कैरेक्टर होता है उसका ऑर्डर होता है BF3 से ज्यादा होता है BCl3 का, BCl3 से ज्यादा होता है BBr3 का एंड Bi3 का। तो सर ये लुईस एसिड कैरेक्टर बढ़ क्यों रहा है? लुईस एसिड कैरेक्टर बढ़ता क्यों है यहाँ पर? उसका रीजन है यहाँ पर हो जाती है p पाई बैक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है देखते हैं। देखिए ये सब वैसे के वैसे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इनके पास क्या है? लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, तो ये कैसे बिहेव करेंगे? एज अ लुईस एसिड। लेकिन जब आप BF3 को देखते हैं ना, BF3 का स्ट्रक्चर आप देखिए, जब आप BF3 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग सबको क्लियर होगा कि बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो 2s2 2p1। इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराइए आप। तो बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। दिस इज द वैकेंट ऑर्बिटल, है ना।
ये आपके पास क्या पड़ा हुआ है, वैकेंट ऑर्बिटल बोरॉन के पास। इसको मैं अलग कलर के पेन से शो कर देता हूं। ये बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, जिसको मैंने यहां पर हाईलाइट किया है इस तरीके से, राइट। और फ्लोरीन के पास भी तो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये बोरॉन का कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। और ये फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास भी क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं फ्लोरीन के अपने पी ऑर्बिटल्स में पड़े हुए। तो फ्लोरीन जो है अपने लोन पेयर्स को पी ऑर्बिटल की सहायता से बोरॉन की वैकेंट ऑर्बिटल में अवेलेबल करा देता है, जिसके कारण इसका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लुईस एसिड कैरेक्टर कम हो जाता है। ये फ्लोरीन की 2p ऑर्बिटल, ये बोरॉन की 2p ऑर्बिटल, ये और यहां पर एक पाई बॉन्ड बनता है, इसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्ड। सर ये बैक बॉन्ड क्या होता है, ये कैशबैक जैसा होता है बेटा। कैशबैक मतलब आप इधर से बॉन्ड बनाओ और फ्लोरीन बदले में आपको, और भी आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो फ्लोरीन अपने लोन पेयर से क्या कराएगा, अवेलेबल करा देगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, क्योंकि बोरॉन को इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। इसी को क्या कहा जाता है, बैक बॉन्डिंग। आप बिल पेमेंट करो, कैशबैक के रूप में आपको कुछ अमाउंट मिल जाएगा जस्ट फॉर मोटिवेशन, राइट। तो वैसे यहां पर भी होता है, इसे कहते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग। क्योंकि एक तो पाई बॉन्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। इसका भी पी ऑर्बिटल है, इसका भी पी ऑर्बिटल है, इसका भी 2p ऑर्बिटल है, इसका भी 2p ऑर्बिटल है। तो BF3 के पास जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी उसको हम लोग कंपनसेट कर रहे हैं यहाँ के लोन पेयर से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करा के, राइट। अच्छा, तो सर यहां पर बैक बॉन्डिंग हो जाती है तो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो नीड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि आपने कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन उसको अवेलेबल करा दिए हैं। तो सर बैक बॉन्डिंग तो BCl3 BBr3 और Bi3 में भी होती होगी। हाँ होती है, लेकिन क्लोरीन में जो फिर जो बैक बॉन्डिंग होगी ना, वो 2p और 3p ऑर्बिटल के बीच में होगी। फिर ब्रोमीन में जो होगी वो 2p और 4p ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग होगी। तो साइज बढ़ने के साथ साथ बैक बॉन्डिंग का अमाउंट इधर जाने पर क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है, क्योंकि सेम साइज की जो ऑर्बिटल हैं उनके अंदर बैक बॉन्डिंग अच्छी होती है, इफेक्टिव होती है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे, ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ते जाएगा, उतना बैक बॉन्डिंग वीक होता चला जाएगा। इसलिए BF3 में तो बैक बॉन्डिंग अच्छी होने के कारण बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कुछ हद तक कंपनसेट हो चुकी है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में वो कंपनसेट उतनी ज्यादा नहीं हो पाती, इसलिए लुईस एसिड कैरेक्टर बढ़ता है। और एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग यहाँ पर लुईस एसिड कैरेक्टर कुछ इस तरीके से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डायबोरिन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डियर डायबोरिन के बारे में। व्हाट आर डायबोरिन, बोरॉन के हाइड्राइड्स, है ना। बोरॉन हाइड्राइड्स को बोरेन्स कहा जाता है, बोरेन, बोरॉन का हाइड्राइड्स, इन्हें क्या कहा जाता है, बोरेन्स। क्या कहा जाएगा, बोरेन्स कहा जाएगा। सो व्हाट आर, है ना, बोरॉन के हाइड्राइड्स को क्या कहा जाता है, बोरेन कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड बोरेन्स। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अल्केन के साथ, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, या तो N+4 होता है या N+6, दो टाइप के बोरेन्स होते हैं। जैसे अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH ट्वाइस N+2, तो वैसे इसका भी जनरल फॉर्मूला होता है N+4 और N+6, ठीक है। सो बोरॉन के जो हाइड्राइड्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बोरेन, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो किसके जैसा होता है, वो N+4 और N+6 के जैसा होता है। और जो मेंबर होते हैं BnN+6 के, वो सबसे कम स्टेबल होते हैं, दे आर लेस स्टेबल। बोरॉन के जो N+6 वाली जो सीरीज है वो लेस स्टेबल होते हैं। आप इसको ऐसे याद रखिए, क्रिकेट में हम लोग 4 मारेंगे, चौका मारेंगे और छक्का मारेंगे। छक्का मारेंगे तो आपको बॉल को उठा के मारना पड़ेगा, जिसमें आउट होने का रिस्क है, मतलब स्टेबल कम है। लेकिन जब आप चौका मारेंगे तो डाउन द ग्राउंड मारेंगे आप, ठीक है, जमीन से लगती हुई बॉल जाएगी, तो इसमें आउट होने का खतरा नहीं है, आप स्टेबल रहेंगे, आप सेफ रहेंगे। तो 4 मारने में आप सेफ है क्रिकेट प्लेयर, 6 मारने में उसको रिस्क लेना पड़ेगा, इसलिए N+4 सेफ है, N+4 स्टेबल है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो बोरॉन के हाइड्राइड्स को क्या कहते हैं, बोरेन। बोरेन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है ना, जनरल फॉर्मूला जो है वो अल्केन के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे हम बोरेन कहते हैं। और देखिए यहीं से एक और बात क्लियर होती है, अगर मैं यहाँ पे जो दो सीरीज हैं N+4 और N+6 में से अगर मैं N की जगह
Bn n+4 में अगर मैं n की जगह 2 पुट कर देता हूं तो ये बन जाएगा H2+4 B2H6 और B2H6 को ही क्या कहा जाता है, डायबोरेन। क्या कहा जाएगा, डायबोरेन कहा जाएगा। B2H6 को क्या कहा जाता है, डायबोरेन कहा जाता है। तो बोरॉन के हाइड्राइड्स को बोरेन कहा जाता है क्योंककि इसकी जो जनरल फॉर्मूला है वो अल्केन के साथ मिलता जुलता है, इसलिए इसे बोरेन कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर दो टाइप की सीरीज मिलेगी, BnHn+4 और BnHn+6। और ये जो n+6 वाली सीरीज है क्या होती है, लेस स्टेबल। अगर यहाँ n की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डायबोरेन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक और बात क्लियर होती है, जब डायबोरेन की बात करते हैं, लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन आया था, है ना, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो डायबोरेन में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डायबोरेन ये कितना होता है। तो आज से आपको रटना भूल जाइए, आपको डायरेक्ट हमेशा याद रहेगा, क्योंकि अल्केन में कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड। तो अल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, और अल्केन की वजह से तो उसका नाम बोरेन पड़ा है। तो जब अल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो डायबोरेन में भी बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सो डायबोरेन में बोरॉन का हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3। याद कैसे रखेंगे, अल्केन्स बोरेन्स sp3, राइट। चलिए, बोरॉन के बनाने की जो मेथड्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। तो आपको पूरा रिएक्शन याद करने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से, आप सिर्फ इतना याद रखिए, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन आयोडीन के साथ करा सकते हैं, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ करा सकते हैं। ठीक है, तो BF3 की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, एक तरीका तो ये हो जाएगा। एक तरीका है BF3 की रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ, इससे भी डायबोरेन बन सकता है, और ये इंडस्ट्रियल मेथड है, ये आपको पता होना चाहिए। लैब में बनाने के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन किससे करा देंगे, आयोडीन के साथ करा देंगे। तो इस तरह से आप हाफ रिएक्शन याद करके भी अपना काम चला सकते हैं। इतना फेमस रिएक्शंस नहीं है, यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है तो इस तरह से आप पढ़ लीजिए। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करा सकते हैं, या सोडियम हाइड्राइड के साथ करा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड के साथ कराइए, या सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन आप आयोडीन के साथ कराइए। डायबोरेन इज कलरलेस और हाईली टॉक्सिक गैस। ठीक है, ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है, पर मेरा ये कहना है, जब तक हम देखिए, अभी हम पी ब्लॉक में बहुत सारे गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब तक मैं कुछ वर्ड बोलूँ ही ना उनके रेफरेंस में, तब तक आप ये कंसिडर करके चलिए, वो चीज़ें, वो गैसेस कलरलेस होंगी, वो गैसेस जो हैं ऑर्डरलेस होंगी, है ना। जब तक मैं उनके बारे में स्पेसिफाई नहीं करता हूं, जैसे NO2 ब्राउन कलर की गैस है, तो मैं वहां पर कहूंगा स्पेसिफिकली कि NO2 इज अ ब्राउन कलर गैस। अगर मैं किसी गैस के बारे में बोलता ही नहीं हूं, इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कलरलेस। अमोनिया गैस जो होती है उसकी स्मेल होती है पंजेंट ऑर्डर होती है, तो अगर मैं उसको स्पेसिफाई कर रहा हूं तो आपको याद रखना है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ऑल गैसेस आर ऑर्डरलेस और कलरलेस, राइट। तो इस तरह से आपको कम याद करना पड़ेगा। सो बोरॉन डायबोरेन जो है कलरलेस टॉक्सिक गैस होती है। बोरेन्स आर, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपको याद करना चाहिए। बोरेन की रिएक्शन, डायबोरेन की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ कराते हो, हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो क्या बन जाता है, बोरिक एसिड बन जाता है, BOS3, बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को आपको याद रखना चाहिए। तो डायबोरेन की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं तो बोरिक एसिड बनता है, इस चीज को आप याद रखिए। तो क्या क्या पढ़ा हमने, बोरॉन बहुत सारे हाइड्राइड्स बनाता है जिन्हें क्या कहते हैं, बोरेन, क्योंकि इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो अल्केन के जैसा होता है। अल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो बोरेन में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। बोरेन्स जो होते हैं वो दो वैरायटी के होते हैं, N+4 N+6। N+4 जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। N+4 सीरीज में अगर N की वैल्यू 2 पुट कर दी जाए तो सबसे सिंपलेस्ट बोरेन मिलता है हमें, जिसे हम कहते हैं डायबोरेन B2H6, राइट। उसके बाद जो डायबोरेन है वो एक कलरलेस टॉक्सिक गैस होती है। इसको बनाने की मेथड क्या है, BF3 की रिएक्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दो, या सोडियम हाइड्राइड के साथ करा दो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन आयोडीन के साथ करा दो, ये हो सकता है। जब डायबोरेन की रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है, बोरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप याद रखिएगा।
चलिए, डायबोरेन जो है बेसिकली वो क्या है, एक टाइप का लुईस एसिड है, क्योंकि BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है डायबोरेन। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो ये बिहेव करता है एज अ लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो जब बोरॉन की रिएक्शन हम कराते हैं लुईस बेसिस के साथ तो ये क्या बना लेते हैं? अडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये सब लोन पेयर से डोनेट करते हैं, ये सब लुईस बेसिस है और ये लुईस एसिड है। जब लुईस बेस लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? एडक्ट बना लेता है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये वाली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बोरेन की रिएक्शन डायबोरेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ हम कराते हैं तो कुछ ये वाली स्पीसीज हमें ऑब्टेन होती है, ठीक है। स्पीसीज याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो बस बेसिक याद रखो। डायबोरेन की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ कराते हैं तो एक स्पीसीज ऑब्टेन होती है, उसको जब हीट करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसे आप याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट है याद करने का, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने का। तो जब डायबोरेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो एक स्पीसीज बनती है BH2NH3 होल ट्वाइस BH4 माइनस, और जब उसको हीट करते हैं तो जो नया कंपाउंड बनता है वो बनता है B3N3H6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड बोराजीन। इसी को कहा जाता है बोराजोल और इसी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखिए सभी सब यहीं पर आ गए। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी आ गया, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी आ गया। नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, AIPMT 2013 में, राइट। सो B3N3H6 बोराजीन, बोराजोल, इनऑर्गेनिक बेंजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। AIPMT 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जब डायबोरेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो पहले एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है, जब उसको फर्दर हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? B3N3H6 और इसे क्या कहते हैं हम? बोराजीन, बोराजोल, इनऑर्गेनिक बेंजीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आप डायबोरेन में दो रिएक्शन तो जरूर याद रखिए जो लास्ट में हमने बताई थी। डायबोरेन की रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? बोरिक एसिड। और जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? B3N3H6 जिसे कहते हैं बोराजीन, बोराजोल। और जो है इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बेंजीन से मिलता जुलता होता है। आप देख सकते हैं एक तरफ बेंजीन बना हुआ, एक तरफ बोराजीन। इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे बोरॉन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह के इसमें बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो यहां पर भी कार्बन और बोरॉन दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? नाइट्रोजन कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। और बोरॉन में डाइबोरिन, बोराजीन, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेट बोरॉन और नाइट्रोजन के अल्टरनेट, जैसे बेंजीन में क्या होता था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट चलते थे, वैसे ही वहां पर बोरॉन और नाइट्रोजन इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। बोरॉन और नाइट्रोजन के अल्टरनेट जो है वो बॉन्ड आपको मिल जाएंगे, कभी डबल, कभी सिंगल, कभी डबल, कभी सिंगल, कभी डबल, कभी सिंगल। इस तरह के आपको ये कंपाउंड मिल जाएंगे, राइट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सो बोराजीन। अच्छा, एक और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट किसको कहा था? BN को हमने कहा था, बोरॉन नाइट्राइड को हमने कहा था इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, राइट। और B3N3H6 को हम लोग क्या कह रहे हैं? बोराजीन, बोराजोल, इनऑर्गेनिक बेंजीन, राइट। तो इस तरह से आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन की बात करते हैं। डायबोरेन का स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डायबोरेन इस टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायबोरेन। तो देखिए डायबोरेन का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, बॉन्डिंग कैसे होती है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो बोरॉन टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p1। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसको जब हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है, 1 2 3, और एक वैकेंट ऑर्बिटल होती है। सो अच्छा, पहले तो यहाँ पर क्या होता है, इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है। बोरॉन इन ऑर्बिटल्स का क्या करता है? हाइब्रिडाइजेशन करता है। और हाइब्रिडाइजेशन करने से हमें क्या मिलता है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बन जाती है? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या मिल जाएगी हमें? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये सबसे पहले अपने ऑर्बिटल्स का क्या कर लेता है?
हाइब्रिडाइजेशन करा लेता है, जिससे इक्विवेलेंट एनर्जी के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाते हैं इसके पास। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाते हैं डायबोरेन में बोरॉन को, ठीक है, जिसमें से 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो तो फिलअप होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल जो होता है वो क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है माय डियर। सो अब देखिए यहाँ पर होना क्या है, मैं इसको अलग कलर का पेन से शो करना चाहूँ। सो बोरॉन के पास क्या है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। बोरॉन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। इसको और थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, बोरॉन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। दूसरे बोरॉन के पास भी ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेंगे, राइट। दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। ये बोरॉन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें सब में कितना इतना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल वैकेंट है, राइट। वैसे देखा जाए तो इसमें भी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, वैकेंट है। अब चूंकि डायबोरेन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन अपने, अब 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो हाइड्रोजन अपने क्या होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर एंट्री लेता है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और इसका sp3 ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आता है और ओवरलैपिंग होता है। यहाँ पर भी सेम चीज देखने को मिलती है, यहाँ पर भी सेम चीज देखने को मिलती है, राइट। उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ भी आता है और वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये तीनों जो है, एक वैकेंट ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और इस बोरॉन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ये तीनों ही क्या करते हैं, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है एक स्पेशल बॉन्ड बनता है, यहाँ पर भी वही कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है ना, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, इस बोरॉन का एक एम्प्टी वैकेंट sp3 ऑर्बिटल, इसका एक हाफ फिल्ड sp3 ऑर्बिटल, ये सब मिलकर काय में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर इन बॉन्ड्स को स्पेशली कहा जाता है बनाना बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को स्पेशली क्या कहा जाता है, बनाना बॉन्ड्स, बनाना बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को स्पेशली क्या कहा जाता है, बनाना बॉन्ड। और इसको स्पेशली एक और चीज कही जाती है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, जिसका हम जिक्र पहले कर रहे थे, बड़े फेमस है ये। और डायबोरेन में से कितने बॉन्ड मिलते हैं, 2 बॉन्ड्स मिलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हमें अवेलेबल होते हैं। देखिए इसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक बोरॉन की वैकेंट ऑर्बिटल, एक बोरॉन की sp3 ऑर्बिटल और एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन टोटल कितने ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे कहा जाता है बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। Al2Cl6 में हमने देखा था 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यहां पर हम देख रहे हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, बनाना बॉन्ड्स। तो इस तरह से बोरेन का स्ट्रक्चर होता है ना। बोरॉन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है, जिसमें से 3 तो हाफ फिल्ड होती है और एक होती है वैकेंट। वैकेंट ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन और बोरॉन की एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग पार्टिसिपेट करती है और क्या बनाती है, बनाना बॉन्ड। तो इस तरीके से बनाना बॉन्ड बनता है। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा डायबोरेन का क्या मिलेगा, sp3। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बनाना बॉन्ड और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी पूछा जाता है। अच्छा, इन बॉन्ड्स को क्या कहा जाएगा, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल हैं और 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं, इन्हें कहा जाएगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। इसे कहा जाएगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। इसे कहा जाएगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। इसे कहा जाएगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, राइट। तो यहां पर ऐसे कितने 4 मिलेंगे आपको, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, और 2 मिलेंगे
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, राइट। तो इस तरीके से ये स्पीसीज, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है डायबोरेन का डियर, तो डायबोरेन को अच्छे से पढ़िएगा इस टॉपिक में आप, राइट। तो आगे बढ़े। अच्छा, तो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया। यहां पर देखिए, यहाँ पर कुछ प्लेनर स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की जा रही है आपको। यहाँ पर कुछ, अगर हम एक प्लेन की बात करें तो पहले मैं एक जनरल ही बता देता हूँ आपको। इसमें होना क्या है, बोरॉन, ये जो हाइड्रोजन है इन्हें कहा जाता है टर्मिनल हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन बीच में जो बनते हैं इन्हें कहा जाता है ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ठीक है, दीज आर टर्मिनल हाइड्रोजन्स। ये यहाँ पर क्या कहलाएंगे, टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन, और इन्हें कहा जाएगा ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ब्रिजिंग हाइड्रोजन, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो बोरॉन वाले हाइड्रोजन है ना, जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये प्लेन में ही बनते हैं माय डियर। ये सब कहाँ बनेंगे, एक प्लेन में ही बनते हैं, और जो बाकी के जो हाइड्रोजन है ये अबव द प्लेन बन जाते हैं, ये प्लेन के ऊपर बन जाते हैं। ये हाइड्रोजन कहाँ बन जाते हैं, प्लेन के ऊपर बन जाते हैं, राइट। तो ये प्लेन के ऊपर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल कितना होता है माय डियर, 97 डिग्री, इन्हें याद रखिएगा। ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच में बॉन्ड होता है ये होता है 120 डिग्री, ठीक है। और ये जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन और बोरॉन के बीच का HBH एंगल होता है ना, ये होता है 97 डिग्री। इसको मैं यहां पर हाईलाइट करूं, ये एंगल कितना होता है, 97 डिग्री। और ये जो टर्मिनल HBH बॉन्ड होता है ये कितना होता है, 120 डिग्री। अच्छा, ये जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है, ये भी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है। ये बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 134 पिकोमीटर, और ये बॉन्ड लेंथ कम होती है कितनी, 119 पिकोमीटर। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो एक ही प्लेन में होते हैं वो क्या है, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, वो कितना HBH एंगल कितना बनाते हैं, 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है वो कितने का एंगल बनाते हैं, 97 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, राइट। ये HBH एंगल 97 डिग्री का बन रहा है। ये बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, 134 पिकोमीटर, और ये बॉन्ड लेंथ कम है, 119 पिकोमीटर। तो कुछ इस स्ट्रक्चर को भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। और इसमें फाइनली आपको पता ही है डायबोरेन में क्या क्या याद रख सकते हैं, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3, क्योंकि बोरेन यानी कि अल्किन के साथ सिमिलरिटी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 4 होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 होते हैं। चलिए अब हम डिस्कशन करेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में, या बोरिक एसिड के बारे में हमारा डिस्कशन करते हैं हम लोग। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं, और H3BO3 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बोरिक एसिड के बारे में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोरॉन का, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसे सबसे पहले याद रखिएगा, ठीक है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मैं रेफरेंस के लिए बता दूं, हम जो कैरम देखते होंगे आप, कैरम इंडोर गेम है कैरम, उसके अंदर जो कैरम का जो पाउडर होता है ना, बेसिकली वो बोरिक एसिड ही होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसके बहुत सारे यूज, है ना। कैरम में कैरम पाउडर का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये स्लिपरी इन नेचर होता है। स्ट्राइकर जो है वो आसानी से स्लिप हो जाएगा, फिसलेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। स्लिपरी इन नेचर, जब भी कोई चीज स्लिपरी इन नेचर होती है इसका मतलब उसके अंदर शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। वो लेयर आपस में क्या होती है, एक दूसरे पर फिसलती है, और इसलिए स्लिपरी इन नेचर होता है। तो बहुत सारी बातें हमने जान ली। ऑर्थोबोरिक एसिड बेसिकली क्या है, कैरम का पाउडर है। कैरम का पाउडर जब आपने शुरुआत में देखा होगा, कैरम अगर जब लाते हैं तो उसके साथ एक ब्रांडेड कंपनी का एक पाउडर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बोरिक एसिड। वो बोरिक एसिड ही है, ठीक है। और ये स्लिपरी इन नेचर होता है, ठीक है। इससे स्ट्राइकर फिसलता है, और लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, इसके बनाने की मेथड क्या है वो याद रखिएगा। जब बोरेक्स को, दिस इज कॉल्ड बोरेक्स, बोरेक्स की रिएक्शन HCl और वाटर के साथ कराते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, बोरिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोरिक एसिड और NaCl, ठीक है। तो जब बोरेक्स की रिएक्शन HCl और वाटर के साथ कराते हैं तो NaCl और बोरिक एसिड मिलता है। इस हैज, तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड,
इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी आपको याद रखना है। बोरेक्स की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, HCl और वाटर के साथ, और NaCl और बोरिक एसिड आपको मिलेगा। इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्लेनर BO3-3 यूनिट्स होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये BO3 जो यूनिट्स होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होती है, मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड में क्लास में आपको डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो इतना होता है माय डियर, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन यही है। देखिए बोरिक एसिड, अब आम से यहां पर ध्यान में आ रहा है बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड जो होता है दिस इज अ, इस स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, बोरिक एसिड इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। Boric acid is a weak monobasic Lewis acid. It is not a protic acid. It is not a protic acid. देखिए प्रोटिक एसिड क्या होते हैं, जो H प्लस डोनेट करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि बोरिक एसिड डू नॉट डोनेट H प्लस, ये H प्लस को डोनेट नहीं करता है। बोरिक एसिड जो है वो एक टाइप का वीक मोनोबेसिक एसिड होता है ना, वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से याद करिए। बोरिक एसिड क्या होता है, वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है ना। यहाँ पर बोरॉन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, और ये प्रोटिक एसिड नहीं है। आपको हाइड्रोजन दिखाई जरूर दे रहे हैं, एक्चुअली बोरा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, BOH होल थ्राइस, है ना, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो अब आप अगर इसको इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसके अंदर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, है? तो यहां से ये हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर पाता है, इसलिए पहली बात तो यह है कि ये प्रोटिक एसिड नहीं है। मोनोबेसिक क्यों कहा, अच्छा लुईस एसिड क्यों कहा, क्योंकि ये जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो ये वाटर से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसलिए क्या कहलाता है, लुईस एसिड। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड। तो ये इसलिए एसिड है, ऑर्थोबोरिक एसिड इसलिए एसिड नहीं है कि वो H प्लस डोनेट करता है, वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई कि ये प्रोटिक एसिड नहीं है, इसमें H प्लस डोनेट करने वाला नहीं है। ठीक है, ये लुईस एसिड है क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। फिर आपने मोनोबेसिक वर्ड क्यों यूज कर दिया, क्योंकि मोनोबेसिक का मतलब तो होता है कि ये H प्लस डोनेट कर रहा है, और जो एक H प्लस डोनेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, मोनोबेसिक एसिड। जो 2 H प्लस डोनेट करते हैं उन्हें डाइबेसिक एसिड कहते हैं, जो 3 H प्लस डोनेट करते हैं उन्हें ट्राइबेसिक एसिड कहते हैं। तो फिर आपने इसको मोनोबेसिक एसिड क्यों कहा, उसका रीजन ये है बेटा कि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, बोरिक एसिड जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये वाटर जो है OH के साथ रिएक्शन करके BOH4 माइनस स्पीसीज बनाता है, और यहां से वाटर में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस। तो ये OH माइनस इधर चला जाता है, और ये जो वाटर का H प्लस डोनेट होता है। जब बोरिक एसिड को पानी में डाला जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वाटर का OH माइनस इसके साथ जुड़ जाता है, और वाटर का H प्लस क्या हो जाता है, निकल जाता है। और इसलिए यहाँ पर ये H प्लस का ऐसा अपीयरेंस देता है कि इसमें से H प्लस डोनेट हुआ है, क्योंकि पानी में जब डालोगे तो H प्लस तो दिखेगा। वो H प्लस कहाँ से आया है, वो बोरिक एसिड से नहीं आया है, वो इनडायरेक्टली वाटर का H प्लस डोनेट कराया है बोरिक एसिड ने। ठीक है, तो बोरिक एसिड का खुद का H प्लस डोनेट नहीं हुआ है, उसने वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस डोनेट कराया है, और इसलिए एनसीईआरटी में इसको H3O प्लस के फॉर्म में शो किया हुआ है। सो इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, मोनोबेसिक एसिड। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, यही सबसे पंच लाइन है ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में। तो ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में क्या क्या खास बातें हैं, नंबर 1, ऑर्थोबोरिक एसिड बोरिक एसिड एक ही बात होते हैं, H3BO3 बोलते हैं, इसको BOH होल थ्राइस से भी लिख सकते हैं हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। कैसे बनाया जा सकता है, बोरेक्स की रिएक्शन HCl और वाटर के साथ कराएंगे तो NaCl और बोरिक एसिड बनेगा। इसके अंदर प्लेनर यूनिट्स होते हैं, BO3-3 यूनिट्स होती है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तभी तो स्लिपरी होता है। और ये जो यूनिट्स होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। बोरिक एसिड जो होता है, उसके बाद तो मैंने आपको यहाँ डिस्कशन बताया है। बोरिक एसिड एक वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोरिक एसिड पर। तो बोरिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ये लुईस एसिड है, प्रोटिक एसिड नहीं है, खुद का H प्लस डोनेट नहीं करता है, ठीक है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल से, और बदले में वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस डोनेट कराता है, इसलिए ये मोनोबेसिक एसिड है, क्योंकि ये एक H प्लस डोनेट कराएगा, वो वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस होगा।
ये रहा बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर बोरिक एसिड, ठीक है। तो इस लाइन को अच्छे से ध्यान रखिएगा, इट इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड, हाइब्रिडाइजेशन sp2। चलिए अब हम बात करेंगे बोरेक्स के बारे में, ठीक है। तो बोरेक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिए तो बोरेक्स जो है, बोरेक्स को हिंदी में हम बोल सकते हैं सुहागा, ठीक है। आप बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो बेसिकली वो कौन है, बोरेक्स। तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2O, सोडियम टेट्राबोरेट भी आप इसे कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट। एक्चुअली इसके अंदर टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स होती है BO4OH4 माइनस ट्वाइस की, इसे नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा। एक्चुअल करेक्ट फॉर्मूला इसका ये होता है Na2B4O5OH4 रटने वाला प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन आप तो ये जनरल ये सिंपल फॉर्मूला याद रख लीजिए बोरेक्स का, Na2B4O7.10H2O, इनका इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोरेक्स को जब बोरेक्स का अल्कलाइन सॉल्यूशन कैसे होता है, बोरेक्स को वाटर में डालते हैं एक्वस सॉल्यूशन, तो बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है, ये अगर एक पॉइंट बनता है। तो बोरेक्स को जब वाटर में आप डालते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था बोरिक एसिड कैसे बनता है। तो बोरिक एसिड को जब वाटर में और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो जब बोरेक्स को वाटर में डालते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, NaOH और H3BO3, और NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन मिलता है हमें, राइट। क्या मिलेगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन कैसे होता है। तो बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, तो 7 से ऊपर होता है, बेसिक होता है। क्यों, क्योंकि बोरेक्स को जब हम वाटर में रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, NaOH प्रोड्यूस होगा और बोरिक एसिड प्रोड्यूस होगा, राइट। चलिए तो ये था बोरेक्स के बारे में। बोरेक्स का जनरल फॉर्मूला याद रखिए, Na2B4O7.10H2O। अच्छा एक और पॉइंट मुझे यहाँ पर आपको बोरिक एसिड में बताना था मुझे, कि एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड। एक्चुअली जब बोरिक एसिड को आप हीट करते हैं ना, क्या मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर सकता हूँ, यहीं पर डिस्कस करना होगा मुझे। सो बोरिक एसिड H3BO3 बोरिक एसिड, बोरिक एसिड को जब बेटा आप हीट करेंगे ना, जब किसी भी एसिड को हीट करते हैं और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं आप, है ना, जब बोरिक एसिड को हीट करते हैं और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो कैलकुलेशन लगाओ क्या बनेगा। एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद यहाँ 3 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो बचेगा क्या, H, बोरॉन, तो बोरॉन बचेगा। और वहां पर 3 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या बचेगा, HbO2। इसको कहते हैं मेटाबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, मेटाबोरिक एसिड। क्या कहेंगे, मेटाबोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड को जब हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, मेटाबोरिक एसिड। फिर फर्दर इसको अगर हम हीट करें और फिर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालना चाहें, तो बेसिकली अब तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, क्योंकि वाटर में तो 2 हाइड्रोजन चाहिए और यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है। तो बेसिकली हम इसका क्या करते हैं, पहले डाइमर बनाते हैं। HbO2 का डाइमर क्या होता है, H2B2O4। अब इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल आप निकालोगे तो क्या बनेगा, H2 तो निकल जाएगा, तो B2 और एक हाइड्रो ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो B2O3। तो नाउ दिस इज फॉर कॉल्ड बोरिक अनहाइड्राइड, क्योंकि अब इसमें से आप हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें, तो आप इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड बोरिक अनहाइड्राइड। तो बोरिक एसिड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। बोरिक एसिड को रिएक्शन को जब बोरिक एसिड को जब हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, मेटाबोरिक एसिड। और ये सिर्फ बोरिक एसिड के लिए नहीं है, हर एसिड के लिए है। जब किसी भी एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाता है तो वो मेटा एसिड बन जाता है, ठीक है। तो आगे भी ध्यान रखिएगा, कोई एसिड X है, ठीक है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, मेटा X एसिड, ठीक है। तो बोरिक एसिड उसमें से हीट किया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला, तो क्या बन गया, मेटाबोरिक एसिड। हमें फिर वापस हीट किया, एक हाइड्रोजन था, हमें वाटर मॉलिक्यूल निकालना था, तो हमें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन चाहिए थे, तो पहले हमने इसका डाइमर बनाया, HbO2 का ट्वाइस मल्टीप्लाई किया, H2B2O4, इसको हीट किया, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो क्या बच गया, B2O3। अब इसमें से फर्दर आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल नहीं सकते, तो ये क्या कहलाएगा, बोरिक अनहाइड्राइड, राइट। चलिए तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये भी आपको पता होना चाहिए। बोरेक्स पे आ जाते हैं। तो बोरेक्स का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, Na2B4O7.10H2O, है ना। इसमें टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स होती है, B4O5OH4 होल ट्वाइस माइनस। करेक्ट फॉर्मूला भी बता दिया गया है, ठीक है। बेसिकली करेक्ट फॉर्मूला में और कुछ है नहीं, इसी चीज को आप यहाँ पर 2 सोडियम लगा दीजिए तो ये नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, जब इसकी रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं, बोरेक्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो वहां क्या प्रोड्यूस होता है? बोरिक एसिड और NaOH। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब यहां पर हम एक और चीज डिस्कस करने वाले हैं बोरेक्स के बारे में। तो जब जब बोरेक्स को सबसे पहले हीट करते हैं हम, Na2B4O7.10H2O, दिस इज कॉल्ड बोरेक्स। जब आप इसको हीट करते हैं ना, तो सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर निकल जाता है, 10 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं, और क्या बनता है? Na2B4O7 अनहाइड्रस, है ना, इसमें से वाटर निकल गया। तो बोरेक्स में से वाटर निकलने के बाद ये अनहाइड्रस फॉर्म बचा इसका। अब ये अनहाइड्रस फॉर्म बचा, इसको फिर हम हीट करेंगे लगभग 720 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां से बनेगा NaBO2 मेटाबोरिक एसिड, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक अनहाइड्राइड का एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास बन जाएगा, है ना। कौन कौन? सोडियम एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास बन जाएगा, जिसके कंपोनेंट्स क्या रहेंगे? सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक अनहाइड्राइड, है ना। ऐसे कंपोनेंट होंगे सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक अनहाइड्राइड। सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक अनहाइड्राइड का ये बनेगा स्ट्रक्चर, एक ग्लासी मास बनेगा, और इसे हम कहेंगे वेरी वेरी फेमस बोरेक्स बीड। क्या कहेंगे? बोरेक्स बीड कहा जाता है इसे, बोरेक्स बीड, बोरेक्स बीड कहा जाता है माय डियर्स। तो एक मोती के जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड बोरेक्स बीड। जैसे साबुन का बुलबुला होता है ना, उसी तरह का ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास बन जाएगा, उसे क्या कहेंगे? बोरेक्स बीड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है माय डियर, इसको आगे चल के अभी आप पहचान नहीं रहे हैं, इसका बड़ा फेमस नाम है, दिस इज कॉल्ड बोरेक्स बीड टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोरेक्स बीड टेस्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है, क्योंकि NaOH और बोरिक एसिड बनता है, बोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है। उसके बाद बोरेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बोरेक्स बीड टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोरेक्स बीड टेस्ट में करना क्या है? जब बोरेक्स को जो है आप हीट करेंगे, तो सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा, अनहाइड्रस फॉर्म बचेगा। अनहाइड्रस फॉर्म को जब आप फर्दर हीट करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? सोडियम मेटाबोरेट, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक अनहाइड्राइड बनेगा, दिस इज सोडियम मेटाबोरेट और दिस इज सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक अनहाइड्राइड, बोरिक अनहाइड्राइड मिल जाएगा, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक अनहाइड्राइड हमें देखने को मिलता है, और ये ग्लासी मास के फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोरेक्स बीड, ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास। जब इस बोरेक्स बीड को आप किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ गर्म करते हैं, जब बोरेक्स बीड को जब आप ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक मेटल के साथ हीट करते हैं, ट्रांजिशन मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं, तो एक स्पेसिफिक कलर्ड बोरेक्स बीड हमें मिलता है। आप कहते हैं ना सोने पे सुहागा, तो कलर्ड बोरेक्स बीड हमें मिल जाता है, और ये एक पर्टिकुलर होता है, दिस इज स्पेसिफिक कलर्ड। इसका एक कलर क्या होता है? स्पेसिफिक कलर होता है ना। जैसे कि अगर हम कोबाल्ट के साथ रिएक्शन कराएं, कोबाल्ट, और अच्छा ये जो बनेगा कलर्ड बोरेक्स बीड जो होगा, ये केमिकली क्या होगा? केमिकली ये होगा मेटाबोरेट होगा, ये मेटाबोरेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, मेटाबोरेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स होता है, मेटाबोरेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। जैसे अगर हम बात करें, कोबाल्ट मेटाबोरेट जो होता है, ये ब्लू कलर का होता है, कोबाल्ट मेटाबोरेट, इट इज ब्लू कलर, और ये स्पेसिफिक कलर देता है।
है ना। ब्लू कलर जैसे आयरन वाला होता है वो ग्रीन कलर देता है, और कोबाल्ट और कॉपर का मेटाबोरेट जो होता है वो क्या देता है, ब्लू कलर देता है। तो इससे आपको एक टेस्ट मिलता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, कोबाल्ट हमेशा जब भी बोरेक्स बीड के साथ रिएक्शन करेगा ब्लू कलर का बीड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। दिस इज कॉल्ड बोरेक्स बीड टेस्ट। दिस इज द बेसिक। बोरेक्स को गर्म करना है, हीट करना है, Na2B4O7 बनेगा। जब उसको हीट करोगे तो बोरिक्स बीड बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बोरेक्स बीड जो ग्लासी मास बनता है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक अनहाइड्राइड। जब इसको डी ब्लॉक के मेटल के साथ जब आप हीट करते हैं तो एक स्पेसिफिक कलर मिल जाता है इस मोती को, जो बोरेक्स बीड हम कहते हैं। इसको एक स्पेसिफिक, अभी तो ये ट्रांसपेरेंट था, यहाँ पर एक स्पेशल कलर बन जाएगा, सुंदर सा स्ट्रक्चर दिखेगा। और जब ये कोबाल्ट के साथ इसको हीट करते हैं तो ये बनता है कोबाल्ट मेटाबोरेट। एक क्वेश्चन आता है बोरेक्स बीड में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है मेटाबोरेट। इसको याद रखिएगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, मेटाबोरेट। कोबाल्ट का मेटाबोरेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है बोरेक्स बीड टेस्ट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बोरेक्स के लिए, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल। ग्रुप नंबर 13 में इतना ही था। तो एक बार मैं आपको रिकॉल कर देते हैं फटाफट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें देखा जनरल फीचर्स के बारे में देखा, बोरॉन, नॉन मेटल, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, +1 +3, राइट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बात की, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। फिर हमने साइज ऑर्डर के बारे में बात की, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात की, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज नहीं होती है। और साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी मैं आपको पीरियोडिसिटी में क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। जब एयर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाएंगे। बोरॉन नाइट्राइड जो होता है उसे क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब एसिड और अल्कली की बात करेंगे तो बोरॉन एसिड और अल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ट्राईहलाइड के बारे में बात की, ट्राईहलाइड है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो Al2Cl6 डाइमर बनाकर अपना ऑक्टेट पूरा करता है। यहाँ पर 2 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलते हैं। लुईस एसिड कैरेक्टर की बात की थी, तो डाउन द ग्रुप लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि मेटालिक नेचर बढ़ता है। लेकिन BF3, BCl3, BBr3, Bi3 में डाउन द ग्रुप जैसे से साइज बढ़ता है हेलोजन का, वैसे बैक बॉन्डिंग कम होती जाती है, इसलिए लुईस एसिड कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर था। उसके बाद फिर हमने डाइबोरिन के बारे में डिस्कस किया। डाइबोरिन में हमने इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन ये भी डिस्कस किया था, राइट। बोराजीन, बोराजोल। उसके बाद हमने डाइबोरिन का स्ट्रक्चर देखा, बनाना बॉन्ड देखा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 4 होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 होते हैं। इसमें जो प्लेन में ही होते हैं उन्हें टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं, जो प्लेन के बाहर होते हैं उन्हें ब्रिजिंग हाइड्रोजन कहते हैं। ब्रिजिंग हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल 97 डिग्री होता है, प्लेनर वाले का 120 डिग्री होता है, ठीक है। ब्रिजिंग का बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाता है। बोरिक एसिड के बारे में हमने आपको बताया, बोरिक्स है ना वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है, ये आपको बताया, इसका हीटिंग इफेक्ट भी आपको बताया था। उसके बाद जो है हम लोगों ने आपको बोरेक्स के बारे में बात बताया, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, वो डिस्कस किया था हम लोगों ने। फिर बोरेक्स बीड टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस पार्ट का, वो हमने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। सो बोरेक्स बीड टेस्ट में याद रखिएगा, जो बोरेक्स बीड बनता है ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास बनता है, वो सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक अनहाइड्राइड का बनता है। जब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं या इसको इस जो ग्लासी मास है इसको डी ब्लॉक मेटल की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इस जो बोरेक्स बीड है इस पर एक स्पेसिफिक कलर चढ़ जाता है, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बोरेक्स बीड टेस्ट कहा जाता है। बोरेक्स बीड टेस्ट जो है उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, मेटाबोरेट्स होते हैं। कोबाल्ट मेटाबोरेट एनसीईआरटी में दिया है, इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर ग्रुप नंबर 13। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इन्फॉर्मेशन बेसिस में पी ब्लॉक के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चैप्टर यही है, ठीक है। और बाकी भी हो सकता है, उनमें डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, बाय।